नमस्कार दोस्तों, मैं BS सूर्यवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है उसे शुरू करने जाने वाले हैं। प्रकृति और इंसान दोनों का सदियों से एक नाता जुड़ा हुआ है। प्रकृति ने इंसान को जीने के लिए कई सारे साहित्य, कई सारी चीजें मुहैया की है। इसमें अगर हम देखें तो इंसान को खाने पीने की चीजें हो या उसके आंखों को लुभावने वाले दृश्य हो, सभी हमें प्रकृति की देन की वजह से ही मिली है। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक प्रकृति का सुंदर दृश्य है, जिसका वर्णन हमारे कवि ने बड़े ही रोचक और सौंदर्यपूर्ण शब्दों के द्वारा की है। तो आइए हम भी लुत्फ लेते हैं कविता चांदनी रात का। चांदनी रात इस कविता को जो लिखा है वो कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1896 में चिरगांव झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई थी। मैथिली शरण जी खड़ी भाषा के एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, कवि और लेखक माने जाते हैं। उनके जो कथा थी या उनकी जो कहानियां थी वे हमेशा मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती थी। खासकर उनकी कहानियों में महिलाओं के प्रति आदर और करुण भाव खास कर देखने को मिलता था। उनकी कई सारी रचनाएं प्रसिद्ध थी। उसमें थी साकेत, यशोधरा, जयेंद्र वध, पंचवटी, भारत भारती, ऐसे कई सारे खंडकाव्य उनके प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता का जो विधा है वो एक खंडकाव्य। इस खंडकाव्य के जरिए कवि हम लोग को यही बात दर्शाना चाहते हैं कि प्रकृति ने हमारे सामने कई सारी सुंदर जो छटाएं वो बिखरी हुई है। उनका सौंदर्य सिर्फ आंखों को नहीं लुभाता है तो दिल को भी खुश करता है। तो ऐसे ही रात के एक सुंदर दृश्य का मनोहारिक वर्णन कवि ने इस कविता के जरिए हम लोग को कराया है। तो आइए देखते हैं कि कवि कविता के जरिए हम लोग को कौन कौन सी बातें दर्शा रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो रात में जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो किरणें हैं किसी चंचल बालक के समान, किसी चंचल व्यक्ति के समान एक जगह से दूसरी जगह खेल रही है जलथल में। जल पानी, थल जमीन। तो चंद्र की जो चंचल किरणें हैं वो चंचल किरणें कभी जमीन पर दिखाई देती है तो कभी हमें धरती पर दिखाई देती है। जिस तरीके से एक चंचल बालक एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, उसी तरीके से ये जो किरणें कभी जल तो कभी थल पर हमें दिख रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। आसमान में बिछी हुई जो स्वच्छ चांदनी है वह अंबर और अवनी मतलब धरती, यानी उस चांदनी रात का जो प्रकाश है वो प्रकाश धरती पर, अवनी पर गिर रहा है और उस प्रकाश की वजह से अंबर और धरती दोनों प्रकाशमय हो गई है, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो कवि आगे हम लोगों को यह बात समझाने का प्रयास करे कि इस मनोहारी, इस सुंदर दृश्य को देखने के बाद जो धरती है वह अपनी खुशी प्रकट करने के लिए, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए हरित तृणों यानी जो घास के जो तिनके हैं उनके नोकों का इस्तेमाल कर रही है। पुलक का मतलब होता है खुशी, प्रकट करना मतलब दर्शाना। हरित मतलब हरी घास, तृण मतलब घास के टुकड़े और नोक मतलब नुकीला हिस्सा। तो धरती अपना आनंद, अपना जो खुशी है उसे प्रकट करने के लिए जो हरी घास के नोक है उनका इस्तेमाल कर रही है, ऐसा वे कहते हैं। मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों में। तरु वृक्ष। तो जब हवा चलती है तो उस हवा चलने की वजह से पेड़ पौधों के पत्तों में और उनकी डालियों में हलचल होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। उस हलचल को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वे पेड़ उस हवा के संगीत पर या धुनों पर एक तरीके से नाच रहे हैं, एक तरीके से अपना नाच दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निशब्द निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो आगे कवि कहती कि क्या ये वही स्वच्छ चांदनी है, क्या ये वही निशब्द बिना कहने वाली चुपचाप खड़ी, क्या ये वही रात है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद
मतलब अपने मन से सुमंद का मतलब होता है हवा। जो हवा है, हवा चारों दिशाओं में घूम रही है, सिर्फ घूम ही नहीं रही है तो चारों दिशाओं को सुगंधित करने का या उनमें खुशबू लाने का एक तरीके से प्रयास कर रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप। कवि आगे कहते कि जिस तरीके से कोई अभिनेत्री अपने अभिनय के जरिए उसके अंदर की या उस पात्र के अंदर की भावनाओं को या उनकी फीलिंग्स को दिखाने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से रात की जो काम है, रात के काम भी चुपचाप एकदम शांति से चल रहे हैं। दिन का शोरगुल और रात की शांति, दोनों के बीच का अंतर आप जानते ही हो। हे बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो कितना मनोहक, मतलब मन को लुभाने वाली एक एक चीज का वर्णन यहाँ पर कवि ने हम लोगों के सामने किया है। रात में चमकने वाला जो चांद है, उससे लेकर सुबह में होने वाले जो दो बिंदु उनके बारे में जानकारी देते। कवि कहते कि हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा धरती, जब सारा संसार सो जाता है, सारी दुनिया सोई होती है, तो जो धरती माता है, वो जो मोती है उन मोतियों को बिखेरने का काम करती है। अपने दोनों हाथों से मोती को फेंकती है या अपने आंगन में उन्हें बिखेर देती है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि सूरज, लेकिन जब सूरज आता है, जब सूर्य आता है तो सूर्य के आने के बाद मानो उन सारे बिखरे हुए मोतियों को जो सूर्य वो बटोर लेता है, उनको उठा लेता है। आपने ठंड के दिनों में इस दृश्य को देखा होगा। जब आप उठते हो तो हरी हरी घास पर आपको पानी के जो बूंदे, वो बूंदे देखने को मिलती है, जिसे हम लोग दो बिंदु भी कहते हैं, या इंग्लिश में से ड्यू ड्रॉप्स कहा जाता है। जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो उनकी चमक मानो किसी मोती या हीरे की जैसी हो जाती है। लेकिन सूरज की जो गर्म रोशनी होती है, वो गर्म रोशनी उन्हें पिघला देने का काम करती है। जब धरती माता वसुंधरा मोती रूपी उन दो बिंदु को बिखेर देती है, और जो सूर्य है, जब सूर्य निकलता है, सूर्य आता है, तो उन दो बिंदु को बटोर लेता है, उन मोती रूपी दो बिंदु को बटोर लेने का काम करता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसके उसका नया रूप छलकता है। जब दिन अपनी थकान मिटाने के लिए, अपने आप को आराम दिलाने के लिए पूरा जो दारोमदार है वो जो है संध्या को दे जाता है, शाम को दे जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह चक्र या इस बात का ख्याल या यह सारी बातें आप लोगों को मालूम ही है। तो जब दिन भर के कामों से दिन थक जाता है तो वो आराम करने के लिए जाता है, और अपने कामों का जो बोझ होता है वो शाम को या रात को देकर चला जाता है। शून्य शाम तो जिससे उसका नया रूप है छलकता। जिस तरीके से सूरज की तेज रोशनी की वजह से पूरा दिन रोशनी से ना उठता है, उसी तरीके से रात के वक्त या रात के समय जो संध्या या जो रात है वो पूरी तरीके से सावली या काले रंग की दिखती है। मानो जिस तरीके से दिन का तन या शरीर हमें उजाला या गोरा चमकीला दिखता है, उसी तरीके से रात जो है, रात का शरीर हम लोग को शाम मतलब सावले रंग का या काले रंग का दिखता है। तनु का मतलब होता है शरीर, शाम का मतलब होता है सावला। तो यह सावला रंग जो है वो एक तरीके से एक नया रूप देने का या उसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी मतलब 5 वृक्षों की छाया वाला प्रदेश या 5 वृक्षों की छाया वाला हिस्सा। तो जिस जगह पर 5 वृक्षों की छाया बनी हुई है, उसी जगह पर एक पर्णकुटी है। कुटीर का मतलब होता है झोपड़ी, पर्ण का मतलब होता है पान। पानों पत्तों के छत से बनी हुई जो कुटीर है, जो झोपड़ी है, वो उस छाव में हम लोग को देखने को मिल रही है। उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो उस कुटीर के सामने या उस झोपड़ी के सामने एक पत्थर की शिला, एक पत्थर है जो बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही सुंदर है, और उस पत्थर पर एक धीर वीर निर्भीक मना। तो वहां पर एक
किसी से न डरने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बैठा हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है, ऐसा कवि मान रहा है या ऐसा कवि कहने का प्रयास कर रहा है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो आगे जो कवि हम लोग को इस बात की ज्ञान दे रहे हैं या इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सारी दुनिया सो जाती है तो इस दुनिया के सोने के बाद ये जो धनुर्धर है, धनुष्य चलाने वाला, तो जब सारा जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भुवन का मतलब होता है संसार या दुनिया। जब सारी दुनिया सारा संसार सो जाता है, नींद ले रहा होता है, तब यह जो धनुर्धर है यह धनुर्धर जागता है और एक तरीके से इस संसार का या इस दुनिया का एक तरीके से वो संरक्षण कर रहा है, एक तरीके से पहरा दे रहा है। ऐसा कवि को लगता है, ऐसा कवि मान रहा है। भोगी कुसुमा युग योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह जो वीर धनुर्धर हम लोग को दिख रहा है या जिस वीर धनुर्धर की बात हम कर रहे हैं, यह जो धनुर्धर है यह किसी योगी सा या किसी भोगी कुसुमा युग सा दृष्टिगत होता है, दिखता है। यानी जो भगवान है जिसे कहा जाता है कामदेव या अनंग, कामदेव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कामदेव देव में सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत भगवान थे। इसलिए कवि कहते हैं कि जो धनुर्धर दुनिया के लिए पहरा दे रहा है सभी लोगों के सोने के बाद, जब उसे कवि देखता है तो उसकी सुंदरता का वर्णन वे कामदेव जैसा करते हैं या उस धनुर्धर को कामदेव के साथ कंपेयर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे सामने जो चांदनी रात है उस चांदनी रात का मनोहर वर्णन हम लोगों के सामने की है। चांदनी रात का जो दृश्य है, चांदनी, चांद, इन सारी बातों के साथ साथ जब सुबह होती है और सुबह होने के बाद जब शाम होती है तो कौन कौन से बदलाव होते हैं, इन सारी बातों की जानकारी कवि ने हम लोगों के साथ इस कविता के अंदर बांटी हुई है।